हेलो फ्रेंड्स, तो चैप्टर 2 को आगे बढ़ाते हैं अपन। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे अनंत आवेशित रेखीय चालक तार। अनंत आवेशित रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एग्जाम में 3 और 4 मार्क्स में आता है ना। गाउस का नियम पूछेंगे, साथ में ये जो अपन पढ़ रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, इनमें से कोई भी एक अनुप्रयोग 4 नंबर में पूछेंगे। तो 2 अनुप्रयोग अपन पहले पढ़ चुके हैं, तीसरा अनुप्रयोग मैंने लिया अनंत आवेशित रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ड वायर। थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको देखें आप, एक हमने चालक तार लिया है, मान लें इसकी लंबाई अनंत है, इधर अनंत तक जा रहा है, इधर अनंत तक जा रहा है, डॉटेड लाइन अनंत को रिप्रेजेंट करती है, ये अनंत, ये अनंत। इसका एक छोटा टुकड़ा, इस अनंत लंबाई के चालक तार का एक छोटा टुकड़ा ले लिया ए बी। इस टुकड़े की लंबाई कितनी हो गई बताओ, एल। इस टुकड़े की लंबाई कितनी हो गई बताओ, एल। हुई या नहीं। अब इस तार से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है यहाँ पे P। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, हम इस चालक तार को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करते हैं। तो जब छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करेंगे तो मान लें, सबसे पहले तो ये मान लें कैसा है, ये अनंत है, रेखीय है और आवेशित तार है ये। तो मान लो हमने इस पे आवेश दिया है, तो आवेश इस तार पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, ये प्लस 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 प्लस। तो हमने इस तार को कितना आवेश दिया है बताओ, Q। कितना आवेश दे दिया इस तार को बताओ, Q, स्मॉल q आवेश दे दिया। अब इस चालक तार से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसको छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करेंगे। एक अल्पांश अगर यहाँ माने तो इस अल्पांश पे कैसा आवेश होगा, धनावेश। इधर के जितने भी अल्पांश हैं सभी अल्पांशों पे धनावेश होगा। तो किसी एक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र, किसी एक अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा या नहीं, बोलो। अब इसको मैं E नाम से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं कह रहा हूं कि इस चालक तार का इधर वाला भाग धनावेशित है, तो इस धनावेशित भाग के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, और मान लो इस भाग के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है बताओ, E। बोलो है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब ऐसे ही इधर एक अल्पांश ले लें या ऐसे छोटे छोटे अल्पांश कर लें, सभी पे धनावेश होगा। तो इस धनावेशित भाग के कारण, या यहाँ पे कोई एक छोटा अल्पांश ले लें, तो इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी बताओ, ये वाली होगी। आप चाहो तो इसे DE लिख सकते हो, DE। एक अल्पांश से भी समझा सकते हो कि ये बिंदु के पास में एक अल्पांश लिया, उस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र DE, और यहाँ B बिंदु के पास में एक छोटा अल्पांश लिया तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, DE। ठीक है। धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। इस रेखा को जब आप आगे बढ़ाएंगे यूं, तो मान लें कि ये कौन, थीटा है, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा है। तो इसके घटक करो, DE cos थीटा, DE ऊपर वाले DE के घटक किए, DE cos थीटा, DE sin थीटा। ऐसे नीचे वाले घटक किए DE cos थीटा, और ये हो गया आपके पास DE sin थीटा। हुआ है नहीं। अब अगर गौर से देखें तो ये जो विद्युत क्षेत्र के जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं ये दोनों बराबर हैं और विपरीत दिशा में, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे। जबकि क्षैतिज घटक जो हैं
वो भी बराबर है लेकिन समान दिशा में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो मतलब चालक तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी रहेगी, ये तो निरस्त हो गए, तो दिशा कौन सी रहेगी, ये वाली। तो ये डायग्राम अपन ने किसके लिए बनाया, केवल विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रहेगी, मतलब ये जो अनंत आवेशित रेखीय चालक तार है इसके लंबवत रहेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। इस तरफ कोई बिंदु लेंगे, इस तरफ, तो वो उधर ही रहेगी। समझ में आया? तो हमेशा अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के लंबवत रहेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि ये दोनों घटक निरस्त होते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आएगी। केवल दिशा ज्ञात करने के लिए हमने ये डायग्राम लिया। ठीक है, तो क्या है समझ में आया कि माना एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है जिसके भाग ए बी पर, जिसका भाग ए बी है, जिसकी लंबाई स्मॉल एल है और इस पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इससे आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बताओ, चालक तार के लंबवत होगी या नहीं। अब आगे बढ़ाते हैं, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे। तो अब दूसरा डायग्राम बनाता हूं मैं। इस चालक तार के इस भाग को मैं वापस नीचे लेता हूं। देखो आप, ये मैंने भाग ले लिया, कौन सा भाग ले लिया, ए बी। ये भाग ले लिया अपन ने चालक तार का भाग ए बी। इस पे धनावेश एक समान रूप से वितरित है, क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है और इसकी लंबाई कितनी है, एल। अब गाउस के नियम की सहायता से अगर आप विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहो तो गाउस का नियम बंद लूप में लगता है। तो एक ऐसे बंद वक्र की, एक ऐसे बंद लूप की कल्पना करनी होगी जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहे बताओ, समान रहे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ। तो यहाँ पे जो चालक तार है वो रेखीय है, तो इसको बंद करने के लिए हम एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक काल्पनिक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये देखिए आप ध्यान से, मैंने एक काल्पनिक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ले लिया, इसकी कल्पना की है ऐसे। बोलो कोई दिक्कत? तो ये पृष्ठ ले लिया। अब आप देखो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की, कहीं भी जाओगे प्रत्येक बिंदु की इस चालक तार से दूरी समान रहेगी। आवेश नियत है, दूरी समान है, तो विद्युत क्षेत्र भी नियत रहेगा। तो यहाँ पे रेखीय आवेश के लिए सदैव बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ अपन काम में लेंगे। मैंने आपको बताया था गाउसियन पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो आवेशित वस्तु लिए वो किस आकार की है। और नियम क्या है कि ऐसा पृष्ठ लिया जाएगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान रहे। और विद्युत क्षेत्र किस पे निर्भर करता है, आवेश पे और दूरी पे। तो यहाँ देख रहे हो आवेश तो नियत रहेगा और इसके प्रत्येक बिंदु की, ये जो बेलनाकार पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु की इस अक्ष से दूरी क्या रहेगी, समान, तो विद्युत क्षेत्र नियत रहेगा। तो इसके लिए एक बेलनाकार बंद काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब यदि गौर से देखें तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो वो अपन बाद में ज्ञात करेंगे। पहले ये देखो इसमें कितनी सतहें हैं। पहली सतह तो ये वाली सतह S1, ये एक सतह आपके पास ये हो गई सतह S2, ये वृत्ताकार सतह, ये वृत्ताकार सतह, और एक सतह आपके पास ये वाली हो गई S3। ये कौन सी सतह हो गई बताओ, वक्राकार सतह। जैसे आप देख रहे हो ये मार्कर है, तो ये वृत्ताकार सतह हो गई, फिर ये पीछे हो गई एक वृत्ताकार सतह, और ये जो है ये कौन सी हो गई बताओ, वक्राकार सतह। तो यहाँ पे 3 सतह आपको दिखाई दे रही हैं। तो जब अपन विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण अपन को देखना होगा। तो कैसे देखेंगे, देखो अभी अभी मैंने बताया विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो इस बिंदु पर देखना चाहें, यदि मान लो कि चालक तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P, इस P बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है ना। तो स्मॉल r त्रिज्या के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की अपन ने कल्पना कर ली। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो अभी भी बताया था धनावेश से चालक तार से विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत रहेगी, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये, ठीक है। और अलग अलग पृष्ठों पे क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखें, तो यहाँ बताओ S3 पृष्ठ पे क्षेत्रफल सदिश की दिशा, तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर।
तो इस सतह पे क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर डी ए से व्यक्त करेंगे क्षेत्रफल सदिश। देख रहे हैं आप, ये वक्राकार पृष्ठ है, इसके इस बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, इस बिंदु पर इधर, इस बिंदु पर इधर। ठीक है, अब देखो ये वृत्ताकार पृष्ठ है, इस पे क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर कितनी हो जाएगी बताओ, डी ए, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। इस पृष्ठ पे देखें तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर डी ए, बोलो हो जाएगी या नहीं। तो तीनों पृष्ठों पे अपन ने क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी ज्ञात कर ली है। अब अपन ज्ञात करेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अपन को विद्युत फ्लक्स निकालना होगा। पहले तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से और बाद में किससे निकालना होगा बताओ, गाउस के नियम से। तो कैसे ज्ञात करें अब देखें आप। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होना चाहिए बताओ, कि इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, ये जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई जो होगा वो क्या होगा बताओ, समाकलन ई डॉट डी ए। और ये गोला लगा दिया मतलब बंद पृष्ठ, और ये कौन सा पृष्ठ है बताओ, बेलनाकार पृष्ठ। ठीक है, चाहे तो आप इसे अलग अलग कर सकते हैं। ये बेलनाकार पृष्ठ तीन पृष्ठों से मिलकर बना है, तो अलग अलग हल करें तो ई डॉट डी ए 3 बार लिखेंगे आप, ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए और प्लस ई डॉट डी ए हो जाएगा। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि ये 3 पृष्ठों से मिलके बना है। तो पहले वाले के लिए सतह S1 लिख देंगे, दूसरे वाले के लिए S2 और तीसरे वाले के लिए S3। मतलब ये S1 सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, ये S2 से और ये S3 से। फ्लक्स एक अदिश राशि है, कुल फ्लक्स निकालेंगे तो सभी का क्या कर देंगे बताओ, योग कर देंगे। करेंगे या नहीं। तो अब देखो आप आगे फॉर्मूला लगाएं, डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो क्या आएगा, कॉस थीटा। तो सतह S1 के लिए ई डी ए कॉस थीटा, इसी प्रकार सतह S2 के लिए ई डी ए कॉस थीटा, और सतह S3 के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा, ई डी ए कॉस थीटा। बात करें थीटा की, थीटा क्या होगा, ई व डी ए के मध्य कोण, ई व डी ए के मध्य कोण। तो अलग अलग सतहों के लिए ई व डी ए के मध्य कोण ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे देखो आप, सतह S1 के लिए, सतह S1 के लिए देखो, S1 के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा तो हो गई ये, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो गई ये, लंबवत है या नहीं, लंबवत हो गया तो थीटा हो गया, ई लंबवत है डी ए के, तो थीटा हो गया अपने पास 90 डिग्री। अगर गौर से देखो तो सतह S2 के लिए, तो सतह S2 के लिए यदि आप करना चाहो तो ई की दिशा तो यही है, डी ए की दिशा लंबवत हो गई, तो ई लंबवत हो गया किसके बताओ, डी ए के। इसके लिए भी थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब बात करें सतह S3 की, सतह S3 कैसी है, वक्राकार। वक्राकार सतह पे गौर से देखो, ई और डी ए दोनों की दिशा एक ही है, मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। देन थीटा विल बी 0, हुआ है नहीं। अब ये तीनों वैल्यू अगर आप यहाँ रखते हो इस जगह पे, तो मैं ऊपर वाला डायग्राम रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये केवल दिशा के लिए था जो मैंने आपको पहले समझा दिया। ठीक है, अब देखें आप, अगर यहाँ करते हैं अपन S1 और S2 के लिए तो थीटा 90 रखेंगे, तो यहाँ 90 रखो, cos 90 का मान 0 और ये पूरा 0 हो गया, तो मतलब पहला फ्लक्स तो कितना आ गया बताओ, 0। दूसरे में भी थीटा 90 लिखो, cos 90 0, तो ये भी पूरा 0 हो गया, तो दूसरी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स भी 0। तीसरी सतह से लेते हैं, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो cos 0 का मान कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ पे लिख देंगे समाकलन
S3 E डॉट डी ए, या डॉट प्रोडक्ट तो हटा ही दिया और कॉस थीटा की वैल्यू 0 रख दी, कॉस 0 की वैल्यू आ गई 1, तो ई डी ए रह गया, ये रहा है नहीं। अब आगे हल करें, फाई बराबर ई तो नियत रहेगा इस सतह पे, ई को बाहर ले लेंगे तो समाकलन S3 डी ए। यहाँ तक समझा? केवल S3 सरफेस के लिए होगा ये समाकलन। तो S3 कैसी सरफेस है? वक्राकार। और इस बेलन की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। और इसकी लंबाई कितनी मानी थी अपन ने? L। इस चालक तार की लंबाई कितनी मानी थी? L। तो बेलन की लंबाई भी L। तो आपको ये क्षेत्रफल अल्पांश का समाकलन करना है। कौन सी सतह के लिए? S3 सतह के लिए। तो S3 सतह पे जितने भी क्षेत्रफल अल्पांश है सभी का यदि योग किया जाए तो S3 सतह का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो S3 सतह कैसी है? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। एच क्या होती है? ऊंचाई। ऊंचाई की जगह लेंगे लंबाई, तो फाई कितना आ जाएगा? ई गुणा 2 पाई आर एल। ये क्षेत्रफल का समाकलन, समाकलन मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? केवल वक्र पृष्ठ का, S3 का। तो ये आ गया, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं? आगे देखो, अब यदि गाउस का नियम अप्लाई करें अपन, तो गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। तो गाउस का नियम लगाएं, फाई बराबर क्या होना चाहिए? Q/ε0। दोनों फाई की वैल्यू दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिला आपको? E गुणा 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q/ε0। 2 पाई आर एल डिवाइड में तो Q/2 पाई ε0 आर एल। ये आ गया आपके पास अनंत आवेशित रेखीय चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको एक अन्य रूप में भी बदल सकते हैं। अन्य रूप में कैसे बदलें आप? 2 से ऊपर गुणा करें 2 से नीचे, तो जब 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2Q और नीचे हो जाएगा 4 पाई ε0 आर एल। ठीक है, इसमें बाद में बदलें। पहले आप ये देखें, आपने पढ़ा था रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L, पढ़ा था ये चैप्टर के शुरू में। ये आपको पढ़ाया था रेखिक आवेश घनत्व। यदि एक L लंबाई के चालक तार पे Q आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, जो कि हमेशा नियत रहता है। तो आप चाहें तो Q/L को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। तो Q/L को यदि लैम्डा लिख देते हैं तो ये कितना आ जाता है? λ/2 पाई ε0 आर। तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र। और एक रूप में और बदल सकते हो, अगर 2 से ऊपर गुणा करो 2 से नीचे गुणा करो तो E बराबर 2λ/4 पाई ε0 आर और 1/4 पाई ε0 आर क्या हो जाता है? K। तो 2K λ/r, 2K λ/r। तो ये आपके पास निकल के आया अनंत आवेशित रेखीय चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अगर यदि आप गौर से देखो यहाँ तो E समानुपाती है 1/r के। दूरी पे किस प्रकार निर्भर करता है कि ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य में परिवर्तन ग्राफ बनाया जाए तो E और R के बीच में परिवर्तन ग्राफ कैसा आएगा? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय होगा या नहीं? तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ कैसा आता है? आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, तो इस तरीके से वेरी करेगा, मतलब दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। तो ये गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो अब चौथा अनुप्रयोग लेते हैं। तो चौथा अनुप्रयोग देखेंगे आप ध्यान से। तो चौथे अनुप्रयोग में आप देखेंगे, ये रफ कर देता हूं मैं।
तो देखो आप फोर्थ अनुप्रयोग क्या मिलने वाला आपको। गाउस के नियम का चौथा अनुप्रयोग आता है आवेशित अचालक पट्टिका। क्या आता है? एक समान आवेशित अचालक पट्टिका। एक समान आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो एक समान आवेशित अचालक पट्टिका कैसी होगी? देखो आप, हमने माना ये एक अचालक पट्टिका है जिसका नाम है PQRS। ये एक समान रूप से आवेशित की जाए तो इस पे स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है। धनावेश, स्मॉल q धनावेश एक समान रूप से वितरित कर दिया इस तरीके से। तो स्मॉल q धनावेश कर दिया वितरित, और इसका क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं अपन? 1। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं? A। अब इस एक समान आवेशित अचालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मान लें कि यहाँ पे कोई बिंदु है P। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम एक बंद बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, तो बंद बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कैसे करेंगे आप देखना। ये P बिंदु है, ऐसा आप डॉटेड से भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो। ये देखो आप, इस तरीके के पृष्ठ की अपन कल्पना करेंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसा ही पृष्ठ क्यों लिया? इसके कारण, यह आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो एक बंद बेलनाकार काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। तो ये बेलनाकार क्यों लिया? क्योंकि अगर पट्टिका की बात करें, आयताकार पट्टिका है, तो ऐसा कोई भी पृष्ठ संभव नहीं है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाए? बताओ, एक समान हो जाए। गोलाकार पृष्ठ में नहीं होगा, दूरियां बदलेंगी। घनावाकार या घनाकार पृष्ठ में भी नहीं होगा, दूरियां बदलेंगी। लेकिन ये बेलनाकार पृष्ठ की बात करेंगे तो बेलनाकार पृष्ठ में ऐसा हो जाएगा। फिर ये जो हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि बेलनाकार पृष्ठ में कुछ आवेश भी यहां पे बंद हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था क्या? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा बराबर Q बटे, क्या बोला था इसको? एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, है ना। जब Q आवेश को एक क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित कर देते, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्या कहलाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। तो एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहलाता है। तो सिग्मा की वैल्यू हर बिंदु पर, हर क्षेत्रफल, हर छोटे भाग पर क्या रहती है? एक समान रहती है। ये जो तीनों पढ़े हैं अपन ने, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, इनकी प्रत्येक बिंदु पर मान क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है, तो समान रहेगा, इसलिए अपन छोटा बड़ा किसी भी आकार का ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी एक समान आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आपको बेलनाकार बंद पृष्ठ इस प्रकार का काम में लेना है, जो इसमें से आर पार गुजरे, मतलब कुछ आवेश को ये अंदर संचित करे। क्योंकि गाउस का नियम तभी लगेगा जब पृष्ठ के अंदर आवेश हो। और बेलनाकार क्यों लिया? इसका कारण क्या है कि अन्य किसी भी प्रकार की सतह में यदि इसे बंद करते हो तो दूरियां समान नहीं रहेंगी। आवेश तो नियत रहेगा, लेकिन उस पृष्ठ की दूरी इस प्लेट से, इस पट्टिका से समान नहीं रहेगी, तो विद्युत क्षेत्र अलग अलग हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है? पिछला वाला किया वैसे ही करना है। इसमें कितने पृष्ठ हैं? 3 पृष्ठ, ये S1, ये S2 और एक है आपका ये है वक्र पृष्ठ यूं। तो ये कौन सा हो जाएगा बताओ? S3। समझ गए ना? ये मार्कर में कितने पृष्ठ हैं? 1, 2 और एक ये वक्र पृष्ठ।
अब क्षेत्रफल वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? बाहर की ओर। धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। इधर भी धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी या नहीं? बोलो, धनावेश से बाहर की ओर, धनावेश से बाहर की ओर। ठीक है, अब बात करें अपन क्षेत्रफल सदिश की, तो ये वृत्ताकार पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। और ये भी वृत्ताकार पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी या नहीं? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। और ये जो है वक्राकार पृष्ठ, इसकी दिशा क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ऐसे अगर ऊपर वाले बिंदु पे दिखाओगे तो ऊपर, और नीचे वाले बिंदु पे दिखाओगे तो नीचे, कहीं भी एक जगह दिखाएं आप। ठीक है, अब बताओ, पहले तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या करेंगे बताओ, कि इस बंद पृष्ठ से निर्गत या गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डी ए। लेकिन ये तीन पृष्ठों से मिलके बना है, तो तीन पृष्ठों के लिए ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए लिखेंगे। पहले के लिए S1, दूसरे के लिए S2, तीसरे के लिए S3 लगाएंगे। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। उसके बाद बात करते हैं सतह S1। तो सतह S1 के लिए E और DA दोनों समांतर हैं, एक ही दिशा में, तो दोनों समांतर हो गए तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। सतह S2 के लिए, S2A वाला है, दोनों समांतर हैं, तो दोनों समांतर हो गए तो थीटा कितना हो गया बताओ? 0 डिग्री। सतह S3 के लिए, S3 है, E की दिशा तो ये है और क्षेत्रफल सदिश की यूं, तो ये लंबवत हो गए तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये तीनों अगर यहाँ रखें तो यहाँ S1 के लिए 0 लिखेंगे, S2 के लिए 0 और S3 के लिए लिखेंगे 90। लिखेंगे या नहीं? तो ये लिखें आप, क्या मिलेगा आपको बताओ? तो अगर आप ये लिखोगे तो मैं इधर मिटा देता हूँ, इधर ये डायग्राम आप देख लेना और से अपनी कॉपी में बना के। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, तो देखो आप, तो अगर ये तीनों यहाँ लिखते हो तो पहले वाले में 0 डिग्री लिखोगे, cos 0 का मान 1, तो ई डी ए रह जाएगा, तो फाई बराबर समाकलन S1 ई डी ए। दूसरे वाले में भी 0 डिग्री लिखते हो तो ये भी ई डी ए रह जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है S2। और तीसरे वाले में 90 लिखते हो तो cos 90 का मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसमें से क्या करें? ई बाहर ले लेंगे, तो समाकलन S1 डी ए, इसमें से ई बाहर ले लेंगे, समाकलन S2 डी ए। सही। अब ये समाकलन करना है, कौन से पृष्ठ की बात कर रहे हैं? S1 और S2। तो आपको ध्यान है S1 और S2 कौन से थे? ये बेलनाकार लिया था पृष्ठ, इसमें ये S1 था और ये, तो ये S1 पृष्ठ कैसा है? वृत्ताकार, और S2 कैसा है? वृत्ताकार। तो इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, कुल क्षेत्रफल कितना है? A। तो देखो, एक अल्पांश का क्षेत्रफल DA और समाकलन कर दें, मतलब सभी अल्पांशों के क्षेत्रफलों को जोड़ दें, तो कुल क्षेत्रफल बन जाएगा इसका S1 पृष्ठ का। तो इस वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं अपन? A। तो ये हो जाएगा अपने पास A, हो जाएगा नहीं? ठीक है। और यहाँ पे इसका समाकलन करें तो ये भी वृत्ताकार क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल इसी के बराबर होगा, तो इसको भी A मान लेते हैं। कुल क्षेत्रफल DA का मतलब एक छोटे टुकड़े का, एक छोटे अल्पांश का क्षेत्रफल, और A का मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ई डॉट ए जोड़ेंगे तो 2EA आ गया, समीकरण नंबर 1 आया है। अब गाउस का नियम लगाया, तो गाउस के नियम से फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अब समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर करते हैं तो 2EA बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। A और 2 भाग में आ जाएगा, तो E बराबर क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नोट A। और मैंने आपको बताया था Q बटे एकांक क्षेत्रफल पर आवेश क्या कहलाता है? सिग्मा। तो इसकी जगह सिग्मा लिख देंगे, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो किसी आवेशित अचालक पट्टिका के कारण उसके आसपास स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। बोलो होगी या नहीं? तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगी। अगर परिवर्तन ग्राफ बनाए विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में, तो देखो आप, इधर ले लिया विद्युत क्षेत्र,
और इधर ले लिया अपन ने दूरी r। तो यहाँ गौर से देखें तो विद्युत क्षेत्र दूरी पे निर्भर नहीं करता है, ये विद्युत क्षेत्र दूरी पे निर्भर नहीं करता। दूरी आ रही है कहीं r, नहीं करता, तो दूरी पे निर्भर ही नहीं करता, तो दूरी में परिवर्तन करने पर विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मतलब विद्युत क्षेत्र नियत रहता है। देख रहे हो आप, दूरी बढ़ती जा रही है लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान नियत है एक ही जगह पे। देखो इतनी दूरी पे भी इतना ही, इतनी दूरी पे भी इतना ही, इतनी पे भी इतना ही, विद्युत क्षेत्र तो इधर बढ़ेगा। तो ऐसा ग्राफ आएगा एक समान आवेशित अचालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र और दूरी में परिवर्तन ग्राफ ये होगा या नहीं। तो ये था आपके पास चौथा अनुप्रयोग। पांचवा लेते हैं आप, पांचवा तो पांचवा अनुप्रयोग समझेंगे आप ध्यान से, तो वो अगले वीडियो में लेते हैं, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है, अपलोड होने में दिक्कत आएगी, तो अगला वाला अगले वीडियो में लेते हैं।